लेकिन उसके साथ तजावीज़ भी दें ताकि मिल के हम जो आपकी तवक्कुआत मुझसे हैं और मेरी तवक्कुआत आपसे और फिर हम सब की साथ जुड़ी तवक्कुआत पाकिस्तान की आवाम की हैं, उस पर हम पूरा उतर सकें। कैबिनेट मीटिंग थी और मैंने चार्ज संभाला इस मिनिस्ट्री का, तो फर्स्ट मेरी कैबिनेट मीटिंग थी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं कि आज उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में सारे नए आने वाले कैबिनेट मेंबरान को मुबारकबाद दी और एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ एज अ गवर्नमेंट, एज अ पार्लियामेंटेरियन और फिर ओवरऑल एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशन वो क्या हैं और उन पे पूरा उतरने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम करना है। तो तमाम कैबिनेट मेंबरान ने जो उन्होंने ईरान दौरे के हवाले से तफसीलात बयान की, उनको कामयाब दौरे पे मुबारकबाद पेश की। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट था, बड़े इम्पॉर्टेंट टाइम पे, क्योंकि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है, पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, उसमें हमारा अपने रीजनल कंट्रीज़ और स्पेशली जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं उनके साथ तजारती इंगेजमेंट स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक में स्पेशली जो हमारा ईरान जो है वो सिर्फ़ एक हमसाया ही नहीं है, एक बरादर इस्लामी मुल्क है। हमारी उनके साथ सोशो कल्चरल रिलीजियस टाइज़ हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक गलत फहमियों पे बेस्ड कुछ ऐसी चीज़ें जन्म ले रही थी जिनको बर वक्त उसका तदारक होना ज़रूरी था। और हम ईरानियन लीडरशिप के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो था जनरल बाजवा साहब के विज़िट पे कश्मीर को एक कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो डिक्लेयर किया, माना और पाकिस्तान की सपोर्ट की। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान को मिल के अपने जो सोशो कल्चरल रिलीजियस बॉन्ड्स हैं उनके साथ साथ जो तजारती रिश्ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कल की स्पीच जो है वो आप सब ने सुनी, वो एक वे फॉरवर्ड है, एक नई कमिटमेंट है, आगे बढ़ने का एक ऐसा मुस्बत रास्ता है कि जिस पे दोनों हुकूमतें आगे आने वाले दिनों में अगर ट्रू स्पिरिट पे अमल करती हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज होगी रीजन के अंदर पीस, स्टेबिलिटी और इकनॉमिक मोबिलिटी की। क्योंकि इकनॉमिक कॉरिडोर जो है वो दोनों ममालिक का जो जुड़ा हुआ है आपस में, वो डिसकनेक्टेड है, उसको रिज्यूम होना है और एक बेटर टर्म्स कंडीशन और नेगोशिएशन में आना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस हवाले से कैबिनेट को एतमाद में लिया और कैबिनेट ने उनको वो एतमाद एंडोर्स किया और मुबारकबाद दी। इसके अलावा चूँकि कैबिनेट का एजेंडा आज 22 आइटम एजेंडा था जिसमें मल्टीपल आइटम्स थे जो डिस्कस हुए, उसमें अगला इम्पॉर्टेंट ट्रिप जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं और चाइना के साथ CPEC से जुड़े हमारे मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं। और उसमें मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कैबिनेट को अप्राइज़ किया कि हमारा बिजनेसमैन जो है कोई 450 से ज़ायद बिज़नेस कम्युनिटी वो फोरम में पार्टिसिपेट करने जा रही है। और जब म्यूचुअल नेगोशिएशन और बिज़नेस एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान का बिजनेसमैन चाइना के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो 450 लोग जब
कोई ना कोई कंसेंसस किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे करके लाएंगे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। जब यहाँ इकनॉमिक मोबिलिटी होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपकी मईशत के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो मईशत का पहिया चलेगा तो लोगों के घर का चूल्हा चलेगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा और हुकूमत जो है वो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है आवाम की मुश्किलात कम करना उसमें कामयाब होगी। इसके साथ जुड़ा चूँकि इनिशिएटिव जो डिफरेंट MOUs थे, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना से साइन करने जा रहे हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इससे पहले भी साइन हुआ उसके अंदर जो गैप्स थे वो आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि फ़ेज़ 1 जो था उसके अंदर हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। हमने टोटली इंपोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजी में हम गए और बायलैटरल जो टैरिफ लाइंस थी जिसकी बेस पे हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना था, वो गैप्स आइडेंटिफाई हुए। और ये फ़ेज़ 2 में आफ्टर कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन एक विन विन सिचुएशन जिसमें चाइना रेजिस्ट करता रहा, जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विज़िट था उसमें उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आती, लेकिन आज कैबिनेट को बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कामयाब जो डिप्लोमेसी थी और जिस तरह चाइनीज़ लीडरशिप से उन्होंने अपने प्रीवियस ट्रिप में पाकिस्तानी अवाम का, यहाँ के सनतकारों का मुकदमा लड़ा, उसकी बेस पे वो तमाम टैरिफ्स और फैसिलिटेशन और सेफ गार्ड करने के जो कैपिंग अवेलेबल थी से आपके आसियान ममालिक के साथ चाइना ने जो एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान के साथ भी उन्हीं टर्म्स ऑफ कंडीशन पे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि आसियान कंट्रीज़ के साथ उनका ट्रेड का वॉल्यूम और है और पाकिस्तान अगर उसी टर्म्स कंडीशन में चाइना को इंगेज कर लेता है तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ चूँकि पिछले दिनों अद्वियात की कीमतों में जब इजाफ़ा हुआ उससे मीडिया समेत पूरे पाकिस्तान में एक अनरेस्ट था और हर शख्स ख़ास तौर पे जो हमारा निचली सतह पे बैठा एक ऐसा मिडिल क्लास और नॉन अफोर्डिंग क्लास थी जिसकी पहुंच से वो मेडिसिन दूर हुई, ने हमारे जो हेल्थ एडवाइज़र आए हैं स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर ज़फ़र साहब, उन्होंने कैबिनेट को अप्राइज़ किया कि उन्होंने उन अद्वियात की कीमतों के अंदर जो इजाफ़ा हुआ उस हवाले से जो ब्रीफिंग्स ली उनकी उस पर फाइंडिंग्स क्या हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खुशखबरी सुनाई कि अनकरीब वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके तो इन दवाओं की कीमतें जो हैं वो रियलिस्टिक लेवल पे नीचे लाने के लिए उन सैकड़ों अद्वियात को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। मैं उनकी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आपने तो 400 कहा था तो ये 402 कैसे हो गई। तो वो सैकड़ों अद्वियात हैं जो जिन कंपनियों ने मनपसंद इजाफे किए और अपनी उस ड्रग पॉलिसी का प्राइस इंक्रीज़ का मिसयूज़ किया और एब्यूज़ किया उस रिलीफ को जो उनको दिया गया। उन कंपनीज़ का ये फ़ैसला हुआ, वो तफसील से आपको हेल्थ एडवाइज़र पूरे मीडिया को ऑन बोर्ड लेंगे और उन कंपनी से वो पैसे वापस लेंगे हम, और जो कीमतों की मद में उन्होंने उन कंपनियों ने कीमतें बढ़ा के मुनाफा कमाया है, ये फ़ैसला हुआ कि वो मुनाफा बैतुल माल फ़ंड जो है फेटल डिजीज़ हमारी जो कैंसर, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस या ओवरऑल
वो बीमारियां जो आम बंदा उसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे जो पैसे हम रिकवर करेंगे वो उस फंड में जाएंगे ताकि मुस्तहिक और नादार लोगों का उससे इलाज हो। और इस हवाले से अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हेल्थ एडवाइज़र मीडिया को ऑन बोर्ड लेंगे। इसके साथ साथ चूँकि हमारी LNG सेक्टर के अंदर जो साबका गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट्स किए, जो प्राइस नेगोशिएशन वो करते रहे, आज हमें एडवाइज़र ऑन एनर्जी उन्होंने कैबिनेट को इत्माद में लिया कि अभी हम जिन नेगोशिएशंस की तरफ जा रहे हैं और जिस माहदे की तरफ फाइनली चीज़ें तय हुई हैं और उस पे ECC में उसको रेफ़र किया गया, वो बेटर टर्म्स एंड कंडीशन पे कौम के साथ जो फ्रॉड हुआ LNG के नाम पे, और एक तो रीजन में वो प्राइस हाईएस्ट ली गई उस वक्त की प्राइस से, और दूसरा उस प्राइस को कैप कर दिया गया था 15 साल के लिए, ताकि वो ऑलमोस्ट 80 से 100 अरब रुपया जो किटी में जा रहा था वो रेगुलर बेसिस पे इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को मैनेज किया जा रहा था। तो नए जो निगोशिएशन और कंसल्टेशन के बाद माहदे किए जा रहे हैं, उसमें एक तो प्राइस रीजन में लोएस्ट रखी जा रही है और उसके साथ साथ उसको ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो एग्रीमेंट्स होंगे जिसमें किसी की ज़ात, किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा और जो रिलीफ मिलेगा वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र होगा, हुकूमत उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करेगी। इसके अलावा जी, चूँकि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इन्फ्लेशन जो है उसने कमर तोड़ी हुई है, बढ़ती हुई महंगाई ने, ये तफसील से कैबिनेट को ब्रीफ किया गया कि किस तरह से इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाए। और खसूसन रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के दिनों में एक मसनूई बहरान पैदा किया जाता है और कुछ वो अफराद और ग्रुप जो कार्टल्स बन के ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं और आवाम की पहुंच से वो ज़रूरियात अशिया दूर करते हैं, उन पे कड़ी नज़र रखने का फ़ैसला हुआ। और उस हवाले से जो आ रहा है, वो जो चीज़ मार्केट में मंडी में बेचता है, जब वो आखिरी ख़रीदार तक पहुंचती है तो जो मिडल मैन है आड़ती, वो 200% इजाफा करके उसका जो मुनाफा जो है कमाता है, उसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म बनाने की बात हुई है। टीम जो है उसको ये असाइनमेंट दे दी गई है कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे मड स्लैगिंग करें कि फ़लाँ दौर में इतनी इन्फ्लेशन थी, जो कि नून लीग या हमारी प्रीवियस जमात पीपल्स पार्टी भी और बाकी सियासी जमातें भी जो बड़े फ़ख्र से मीडिया में बैठ के 8 महीने का हमारा तकाबली जायज़ा लेती रहती हैं और हमें आड़े हाथों लेती हैं कि इस हुकूमत ने अवाम की कमर तोड़ी। आज जो कैबिनेट को ब्रीफ किया गया, पिछले 8 महीनों का जो कंपैरिजन था, उसके तहत हम आज भी उन दोनों हुकूमतों से इन्फ्लेशन में बेहतर हैं, लेकिन इसको और कम होना चाहिए और वो इंडिकेटर्स और नीचे आने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से वो तरजीहात अपनी तय की। ये चीज़ तमाम कैबिनेट के मेंबरान को बावर करवाई गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव शुरू किए जाएं और तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो पब्लिक फ्रेंडली अवामी मफाद में पॉलिसीज़ मुतारफ़ कराएं और
आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव सामने लाए जाएं। अपनी मुआशी टीम को उन्होंने टारगेट्स दिए हैं और हफीज़ शेख साहब की मुआशी इनकलाबी जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो कैबिनेट एक्सपेक्ट करती है और प्राइम मिनिस्टर उसको एंडोर्स करते हैं कि उनके आने से मईशत के अंदर मुस्बत तब्दीलियां नज़र आएँ और उसका रिलीफ लोगों को मिले, ताकि आइंदा आने वाला बजट जो है वो आवाम दोस्त हो और आवाम की मुश्किलात कम हो। बाकी सर्टन MOUs थे, वो कापियाँ आपको दे दी जाएंगी। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम पार्लियामेंट का चूँकि सेशन है, पार्लियामेंट के अंदर वज़रा की हाज़िरी को यकीनी बनाना और पार्लियामेंट को फंक्शनल करना, ये मेन जो है वो आज ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन हुए। मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को ये यकीन दिलाती हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस जमहूरियत पर बिलीव करते हैं जिसका मफाद अवाम तक जाए, उनके मसाइल का तदारक हो और उनको बाख्तियार बनाया जाए। करप्शन फ्री पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत की पहली निशानी और सिफ्त है। करप्शन ज़दा पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत की आड़ में, जमहूरियत के नाम पे जो मुक मुकाव की सियासत होती रही, उससे जमहूरियत कमज़ोर हुई, शख्सियात मजबूत हुई और यहाँ गठ जोड़ के ज़रिए जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम का सत्यानाश हुआ, उनके मफादात कंप्रोमाइज़ हुए, कमी मफादात पीछे चले गए, कारोबारी और ज़ाती मफादात ने यहाँ जगह ली। आज हमें उस माइंड सेट से लड़ने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके चलने की ज़रूरत है और कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इस विजन को सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि इनके असरात, इन फैसलों के मुस्बत असरात अवाम पर मुंतकिल होंगे। और सूबाई हुकूमतें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है, इसमें सूबाई हुकूमत का रोल बहुत कलीदी है। चूँकि 3 सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मुतल्लिका चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी रमज़ान के हवाले से एक वाज़िया लाए अमल तरतीब देने और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इनिशिएटिव मुतारफ़ कराने की ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ और आपके सवालात के साथ, क्योंकि जी ज़फ़र साहब, आप समझती हैं कि मुख्तलिफ वज़ीरों की बजाय मुशीरों को काबीना में शामिल करने से काबीना और हुकूमती कारकर्दगी बेहतर होगी? ज़फ़र साहब देखें, इलेक्शन जो है वो एक हार जीत का प्रोसेस है, हार जीत होती रहती है, लेकिन देखना ये है कि जिसको जो ज़िम्मेदारी मिले उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी कमिटमेंट क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और फिर उसका एक्सपीरियंस क्या है। अगर ऐसे अफराद जो वसी तजर्बा रखते हों और पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप अमेरिका की डेवलप डेमोक्रेसी को देख लें, अपने हमसाए मुल्क इंडिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, हमेशा वहाँ थिंक टैंक जो होता है वो कलीदी किरदार अदा करता है और वहाँ मिक्स एंड मैच से ही हुकूमतें चलती हैं। कहीं पॉलिटिकल फेस सामने लाए जाते हैं, कहीं टेक्नोक्रेट और एक्सपर्ट जो हैं वो पुश्त पे बैठ के पॉलिसीज़ बनाते और हुकूमतों को इम्प्लीमेंट करने में मावन बनते हैं। मैं समझती हूँ कि इससे कारकर्दगी बेहतर होगी, पॉलिटिकल फेस भी होंगे और इसके साथ प्रोफेशनल स्किल्स भी होंगी। कम्बिनेशन से जब हुकूमत आगे बढ़ेगी तो वो गैप जो हैं वो फिल होंगे, उसका डायरेक्ट रिलीफ आवाम को मिलेगा। जी अब्दुल साहब, थैंक यू जी। आपने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ईरान गए थे और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को कम करने के लिए
ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की पाबंदियाँ हैं, तो इनको किस तरह निपटा जाएगा? अगर उनसे तिजारत करते हैं तो आप उस जद में आएंगे जो पाबंदियों को तोड़ने वाले ममालिक का लड़की है? देखिए, ये चाइना, इंडिया, रशिया, टर्की, जितने नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ अफ़गानिस्तान समेत मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके थ्रू बार्टर ट्रेड कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बार्टर जो हमारा एक मेन दोनों ममालिक के दरमियान एक इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है, हमें अपने मफादात को देखना है और पाकिस्तान का मफाद जो है वो हर हाल में हर मफाद से ज़्यादा हमें अजीज़ है और उसी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बाकी चैलेंजेस आते रहते हैं कौमों पे, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कैपेसिटी भी है, आपकी लीडरशिप की और कैपेबिलिटी भी है। तो इंशाल्लाह हालात और सूरत हाल को देख के ये इनिशिएटिव लिए गए हैं और आवाम और मुल्क के मफाद में जो इनिशिएटिव होगा वही हमारा एजेंडा, प्राइम एजेंडा नंबर 1 होगा, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अभी आपने बात की है इसकी मेडिसिन, प्राइम मिनिस्टर पिछली कैबिनेट में पता चला था, प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट मंगाई है कुछ इदारों से, क्या अभी आज नैब ने भी इस पे नोटिस ले दिया है, क्या ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ये केस नैब को भेजा कि इसकी तहकीकात की जाए और इसमें अगर वफाकी वजीर मुलव्वस है या ब्यूरोक्रेट मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरा मैडम, आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंटों से निस्बतन हमारी इस गवर्नमेंट में महंगाई कम है, इसका जरा मैकेनिज्म बताना ना, इसकी समझ नहीं। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मेडिसिन के हवाले से आपने बात की। देखिए, अगर गवर्नमेंट सेंसिटाइज ना होती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दिल में अवाम का दर्द और एहसास ना होता, तो अपने करीबी तरीन साथी को जब आपने उंगलियां उठाई और जब ये नहीं था कि वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व थे, वो कुताही जो कि जिस लेवल पे भी हुई, उनके ऑफिस के लेवल पे हुई या निचली सतह पे उस ड्रैब के अफसरान के लेवल पे हुई, इसका तयन करना जो है वो इंटरनल एक मैकेनिज़्म बना है। उस पे जब तक किसी पे वो जिम्मेदारी आयद नहीं होती, वो चीज़ें आप डायरेक्टली नैब या किसी और अदारे को नहीं भेज सकते। हाँ, अगर आप ये कह रहे नहीं हैं तो किसी भी शख्स को नैब की इंक्वायरी से परेशान नहीं होना चाहिए अगर उसने कुछ गलत नहीं किया। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर उसको जवाब देना है, वो कोई भी हो, क्योंकि अवाम के साथ होने वाली ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुकूमत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अवाम के साथ खड़े होंगे, वो अपने किसी साथी और वज़ीर के साथ खड़े नहीं होंगे। महंगाई का आपको चार्ट मैं दे देती हूँ, ये चार्ट आप उसका इन्फ्लेशन का आप देख लीजिएगा और पहले 8 महीनों का ये हम सर्कुलेट कर रहे हैं, आप सबको दे रहे हैं कि पहले 8 माह में हर महीने जो पिछली दोनों हुकूमतें गुजरी, उन्होंने पहले 8 माह में महंगाई का रेशो क्या था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या था, और वो कंपैरिजन आप कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल हुआ तो मैं एड्रेस कर, ये फ़ोटो कापियाँ करा के बांट देंगे जी। मैं सत बिस्मिल्लाह, सवाल करें, मैं हाजिर हूँ, मुझे पता है फायर ऑन है। मुझे ये इस बात की खुशी हुई कि आपके आने से ये पहला मौका है कि ये जो साथी जो है उन्होंने थोड़ा सा नींद मिली है, इतनी आपकी अच्छी गुफ्तगू थी जिसको उन्होंने। दूसरा ये मैडम, आपने अभी महंगाई का और जहीरा का जिक्र किया, तो आप क्यों इसको इस तरह नहीं करते कि ये रमजान के महीने को ये बेंचमार्क बना के इसको बाकी इसको तो आगे से इसको सवाल देना सर, इसके लिए आप 1 महीना उसकी वो करें। और दूसरा आपने कहा था कि आवाम के पैसे की वापसी करें। इससे पहले मतलब सरवर खान साहब की मिनिस्ट्री में मतलब जो लोगों को गैस की मतलब आपको उसका वो भी अंदाजा होगा, जो पेमेंट मतलब ओवर पेमेंट हो गई थी, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये मेडिसिन की ये पेमेंट आप बता दी, तो ये तो दोनों इम्पोर्टेंट आपके अवाम से जुड़े सवाल हैं। अवाम की तकलीफ़ का आप
रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। इस मुल्क को महंगाई की इस चक्की में पीसने वाले कौन लोग थे? एक सादा सी मिसाल है कि घर के अंदर आपने हर चीज़ किस्तों पे लेके रख ली हो, कर्ज लेके रख ली हो, और जो कर्ज देने वाले हैं हम घर के बाहर आके खड़े हो जाएं। एक टाइम लिमिट आती है जब आपने वो कर्जा वापस करना होता है, और जिन्होंने कर्जा दिया होता है वो बाहर आके खड़े हो जाएं और आपसे कहें कि पैसे वापस करें, तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे? क्या एक ऑप्शन है कि वो सामान उठा के ले जाएं और आप पे पर्चा दें और आपको अंदर कराएं, और दूसरा है कि आप नेगोशिएट करें और आप उनसे कुछ टाइम बाय करें और किसी और से, साथ वाले हमसाये से आप इल्तिजा करें कि मुझे पैसे दें ताकि मैं इसका कर्जा वापस कर दूं। इस वक्त आपके घर की सिचुएशन है ये कि आपके जो साबिक हुक्मरान जो इस वक्त गुड बॉय बन के रोज़ चैनल्स पे लेक्चर दे रहे हैं, माहिर माशियात बन के वो इकानमी का दर्स दे रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया कि इतने के कर्जे ले लिए कि आज उन कर्जों को वापस करने का जब वक्त आया तो दो ऑप्शन थे आपके पास। एक था कि इस मुल्क को बैंक दिवालिया होने दिया जाए, और बैंक डिफ़ॉल्ट अगर ये मुल्क करता तो दुनिया में कोई भी मुल्क आपके साथ एलसी ना खोलता, कारोबार ना करता, आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप था वो इतना बढ़ जाता कि आप आइसोलेशन में चले जाते। दूसरा ये था कि आप अपने दोस्त अहबाब के पास जाके आप उस कर्जे को उतारने के लिए, वक्ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट मांगते, जो आपको मिली। आपने उस इकॉनमी को सस्टेन किया और उसके बाद IMF के पास जाके बेहतर टर्म्स कंडीशन में आप नेगोशिएट कर रहे थे। जो दूसरा आपका सवाल था यूटिलिटी बिल्स का, मुझे एहसास है, मैं आवाम में से हूँ, 24 घंटे आवाम की पल्स पे मेरा हाथ है, उनके दरमियान होती हूँ। जो बिजली और गैस के नर्ख बढ़े उससे मसाइल ने जन्म लिया, आपका जो बजट था वो डिस्टर्ब हुआ। लेकिन मुझे बताएं कि जब 1200 अरब रुपया खसारा हुकूमत छोड़ के चली जाएगी, उन कंपनियों को पैसे नहीं देगी, तो वो किस पे पास ऑन होगा? या तो आपकी बजट के अंदर इतनी स्पेस हो कि आप वहाँ से पैसे निकाल के उन कंपनीज को दें, या वो कंज्यूमर पे पास ऑन करें, क्योंकि अगर उनको आप पैसे नहीं देंगे, बिजली की प्रोडक्शन नहीं होगी, एनर्जी क्राइसिस होगा, तो अल्टीमेटली वो लोड शेडिंग दोबारा से जन्म लेगी, आप तकलीफ का शिकार होंगे। दूसरा, गैस में 150 अरब का खसारा था। अब वो 150 अरब कैसे बन गया? आप उनसे जो रस्तू खान लेक्चर देते हैं उनसे पूछें कि वो 150 अरब खसारा कहाँ से आया। वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बना। गैस इस तरह बांटी गई जैसे घर के अंदर से कोई तेल के कुएं निकले या गैस के कुएं निकले। इलेक्शन जीतने की पॉलिसीज बनी, उसका नुकसान आपने और हमने उठाया। आज वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो वापस क्यों नहीं हुआ। कमेटी बनी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उससे एग्री नहीं किया तो रीशफलिंग हुई। अब उमर अयूब साहब को वो मिनिस्ट्री का चार्ज भी दिया गया, और जो कमिटमेंट की गई कि जहां डाका डला, फज की गई आपकी बिलिंग को जानबूझ के ऊपर नीचे स्पाइक्स करके कंप्यूटर के अंदर फिगर्स के साथ खेला गया। अगर हम सब उससे मुतमईन होते, प्राइम मिनिस्टर को आपके दर्द और तकलीफ का एहसास ना होता, तो वहाँ मिनिस्टर चेंज ना होते, वहाँ MD चेंज ना होते, वहाँ पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज ना होता। वो चेंजेस की मुस्बत आप तक फ़वाइद जो हैं
उसको पहुंचाने के लिए कुछ वेट कर लें, कुछ वीक्स। मैं आपको श्योर करती हूँ कि उमर अयूब को यहाँ बिठा के वो रिकवरीज जो हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे और आवाम को वो जो मुफाद है वो ट्रांसफ़र करने में उनका और हुकूमत का जो किरदार है वो आपको ऑन बोर्ड लेंगे। हमें एहसास है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई और आप में भी इस्तराब है, इसी तरह उनके अंदर भी वो इस्तराब की रिफ्लेक्शन थी कि वो मिनिस्टर्स और एमडी जो है उनकी रीशफलिंग हुई। एक मिनट मैडम, मेरे बड़े छोटे छोटे स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं। तो FTA 2 में बता दें कि पाकिस्तान को कितनी जो मसनूआत है या टैरिफ लाइन है उसमें ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा और चीन को हम कितना इंसेंटिव दे रहे हैं। दूसरा, जो आपकी मिनिस्ट्री 8 महीने से हम बैठे देख रहे हैं, तो 10 तो स्पोक्समैन है, अभी पावर्स का जो वो है कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माविन ख़ुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही थी। वफाकी काबीना में लिए गए फ़ैसलों के हवाले से उनका ख़ास तौर पर यह कहना था कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता हुआ मुल्क है और अब हमें आगे बढ़ना है। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में हमारी कौमी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं और ख़ास तौर पर उनका नज़र इस हवाले से ये कहना था कि ये हमारा चीन ईरान के साथ दौरा ईरान के हवाले से बात की और उसके बाद उनका ये कहना था कि काबीना अरकान ने ईरान के कामयाब दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी है। उसके बाद बीजिंग के हवाले से बात हुई है कि इसके बाद जब वो चीन जाएंगे तो वहाँ पर CPEC के हवाले से ट्रेड वॉल्यूम में इजाफे के हवाले से बात होगी। उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा इस वक्त हालिया हमें देखने में आया उसमें जिन्हें अब नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनकी तरफ से खुशखबरी ये सुनाई गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म को अभी इस काबीना इजलास में ये सुनाई गई है कि अब बहुत जल्द जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोलीग्स ने कंसर्न्स उसमें रेस किए जो आपके भी हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है उसको पैरिटी में लाया जाए और वो टैरिफ लाइन जो हम चाइना को ऑफ़र कर रहे हैं, चाइना से वो टैरिफ लाइन जो हमें ऑफ़र हो रही है उसके अंदर जो पैरिटी है उसको क्रिएट किया जाए और वो फिगर्स जो थी उसके अंदर कुछ डिस्कशन के बाद आज उसको 5 मेंबर्स की सीनियर की कमेटी जो है वो उसको रेटिफाई करके प्राइम मिनिस्टर साहब के जाने से पहले वो चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर फिगर्स की शक्ल में सामने आ जाएंगी और इंशाल्लाह मीडिया से भी वो शेयर होंगी। दूसरी चीज़ आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के इख्तियारात के मुतालिक कहा। देखिए ये चीज़ आपने भी नोटिस की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस की और हर वो शख्स जो मीडिया को समझता है उससे नोटिस की कि जो घर का एक वारिस ना हो वो घर नहीं चलता और घर का एक वारिस जो होता है वो अकाउंटेबल भी होता है और उसको अपनी जिम्मेदारियां पूरी भी करनी होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ वन मैन शो से टीम वर्क के साथ खेलना भी आपकी उसी स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमने मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ने कुछ चीज़ें आज मीडिया स्ट्रेटजी मीटिंग को मैंने हेड किया है, उसमें तरजीहात तय की हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वो तरजीहात हम शेयर करेंगे और मुझे ये यकीन है कि जहाँ जहाँ डिस्कनेक्ट है वो मीडिया से है या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का आपस में है या आपका प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का मीडिया के साथ गैप है, वो सारा डिस्कनेक्ट हम कनेक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और अनकरीब इंशाल्लाह वो गैप्स जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं वो फिल होंगे और अल्टीमेटली एक पेज पे सारी टीम आपको नज़र आएगी और किसी का कोई पर्सनल मोटिव और एजेंडा और टारगेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है टू बिल्ड द इमेज परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान एंड इमरान खान और जो एनलाइटेंड मॉडरेट प्रोग्रेसिव विजन है इस हुकूमत का उसको मार्केट करना है। वो जितने भी प्लेयर्स उधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं उन सब को
इमरान खान की कमांड में चैनलाइज करके अपनी एनर्जीज़ को एक यूनिफॉर्म टारगेट पे हिट करना है, और उसके लिए स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, उसमें कोई बहाम नहीं है। और मिनिस्ट्री आपका माउथ पीस है, ये इस मिनिस्ट्री से जो चीज़ और जो आवाज़ निकलेगी उसको सप्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस से और सेक्रेटेरिएट से होना है, और अल्टीमेटली वो आप तक पहुंचेगी। कहीं कोई गैप आपको नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, चिनोट में आपने और समंदर की वो बात की, आज से दोबारा से वो एक्सप्लोरेशन वहाँ शुरू है। और चिनोट के हवाले से चूँकि 18th अमेंडमेंट के बाद माइंस एंड मिनरल जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, माइंस एंड मिनरल के हवाले से वहाँ पे भी चूँकि रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, तो जो मुतलका मिनिस्टर है स्पेसिफिकली उनसे हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर लेंगे। समंदर का पूछ रहा हूँ मैं, तो वो मजाक है। समंदर के अंदर एक्सप्लोरेशन आज से फिर है, और मुझे यकीन है, वी आर वेरी होपफुल, आप भी दुआ करें, परवरदिगार उसमें हमें कामयाबी मिलेगी और अच्छी खुशखबरी कौम को दी जाएगी, और जल्द उसमें हम कोई ना कोई बेहतर खबर आपके पास लेके आएंगे और यहीं बैठ के शेयर करेंगे। जी जी कुर्बान साहब। दो मालूमात हैं आपसे, एक तो जो लियाज साहब ने अभी थोड़ा किया, और उन्हीं दिनों से कुछ 2 दिन पहले पाकिस्तान में एक बड़ी दहशतगर्दी की वारदात हुई है ना, तो जिसके ताने बाने ईरान से मिलाए जा रहे थे, ठीक है जी, जबकि सिक्योरिटी एजेंसियां भी फर्माला इजहार कर रही हैं और डिमांड कर रही है कि ईरान बॉर्डर पे वो गार्ड लगाए थे, तो क्या इस दहशतगर्दी के सिलसिले में वहाँ कोई बात हुई और उसका क्या रिस्पॉन्स मिला? नंबर दो छोटी सी बात है कि आप ये पिछले साल 8 महीने से रीजनल मीडिया से जो है ना वो बिल्कुल तबाही के धाने पे पहुंच गया, उस सिलसिले में कोई बात नहीं। देखिए, आपने कल प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच सुनी और उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को अगर पढ़ लें, अगर आपके पास नहीं है तो मैं कॉपी सर्कुलेट कर देती हूँ। उस एलामिया में बड़ा क्लियर ये बावर करवाया गया कि इन गलत फहमियों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है इंटेलिजेंस शेयरिंग और 2 तरफा मैकेनिज़्म प्लान करना और एक सिस्टम क्रिएट करना और उन गैप्स को एड्रेस करना। जब आप कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे, म्यूचुअल कंसल्टेशन और डिस्कशन को इन्हांस करेंगे, तो इस किस्म की गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी। रीजनल जो आपका है प्रेस का इशू, देखिए सर मंडाते ही ओले पड़े, मैं तो अभी आई हूँ और मुझे पता है कि आपका कंट्रोल करने से वो तमाम रीजनल पेपर का खुद करके लिस्ट भेज देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो मिनिस्ट्रियल गैप्स हैं, आज हमने अपनी मीडिया स्ट्रेटजी में ये चीज़ें डिस्कस की हैं। हर शख्स को मेरिट पे उसका हक मिलना चाहिए, और जिसका जो जायज़ हक है, अगर उसके रास्ते में कोई किसी की ख्वाहिशात आड़े आती हैं तो आई एश्योर यू कि वो नहीं होंगी और मेरिट इंश्योर होगा। मैडम, आपने हफीज शेख साहब की बात की, वो कैपिटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के इंसान हैं, तो उनसे आम लोगों की बेटरमेंट के रेवोल्यूशनरी इक़दामात की कैसे तवक्को की जा सकती है? क्या कहें? देखिए, मैटर करनी है लीडरशिप की विजन, कैप्टन की विजन, कैप्टन का रोड मैप, कैप्टन की कमिटमेंट। वो इमरान खान है, उसकी टीम ने नीचे जो परफॉर्म करना है या खेलना है और डिलीवर करना है, रोड मैप और एजेंडा कैप्टन का होगा, खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है। तो हफीज शेख साहब की कम्पिटेंसी और उनकी विजन जो है वो जुड़ेगी अल्टीमेट मैनिफेस्टो ऑफ पीटीआई और इमरान खान। वो किसी शख्स की ज़ाती कंडक्ट या उसकी ख्वाहिश के साथ वो इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा नहीं जोड़ा जा सकता और ना ऐसा मुमकिन है। मुझे पता है कि वो एक अवाम का दर्द रखने वाले और पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करने वाले शख्स हैं। उनके आने से हमारा अवामी और कौमी
दोनों मफाद का तहफ़्फ़ुज़ होगा इंशाल्लाह। आज़म जी तो C92 मैडम ये मेरा क्वेश्चन ये है कि एमनेस्टी स्कीम के हवाले से क्या अपडेट है, क्या वो बजट की बात चली गई है या अभी पेश होगी? दूसरा, ईरान के साथ बड़ी जो रुकावट वो बैंकिंग चैनल की है, तो इस हवाले से कोई अपडेट है बैंकिंग चैनल बात है ईरान के हवाले से? देखिए, आपका जो कंसर्न है सबसे अहम पहला पार्ट जो है कि भाई आपकी जो चैलेंजेस में ईरान के साथ बैंकिंग सेक्टर नहीं होगा तो ट्रेड कैसे होगी, इसको एड्रेस किया जा रहा है। बार्टर जो है एक वन ऑफ द अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इसके अलावा लोकल पाकिस्तान की बैंक्स जो है वहाँ क्या कॉरिडोर ओपन करते हैं फैसिलिटेशन के लिए, वन विंडो ऑपरेशन होगा या वो तरजीहात आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री तय करेगी और उस हवाले से आपको ऑन बोर्ड लेंगे। दूसरा आपका था एमनेस्टी के हवाले से, चूँकि इकनॉमिक टीम नहीं आई है, छुट्टी वाले दिन भी हफीज़ शेख साहब ने अपनी टीम को ऑन बोर्ड लिया हुआ था, उसकी नोक पलक संवारी जा रही है और जो जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करके कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट लाया जा रहा है। उसके वक्त का तयन वो खुद करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन के बाद अनकरीब उसको फिर रेलिवेंट फोरम पे लाया जाएगा। और देखना ये है कि उसका डायरेक्ट जो प्रीवियस एमनेस्टी, चूँकि कंसर्न ये था कि जो प्रीवियस एमनेस्टी स्कीम दी गई उस पे जो लोगों ने रिलीफ लिया, पैसा लिया, वो पाकिस्तान लाया नहीं गया। उसके अंदर ये गैप रहा कि रिलीफ ले लिया, पैसे ब्लैक मनी को वाइट कर लिया, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान नहीं लाया गया। पहला एजेंडा ये है कि वो इनिशिएटिव हो कि पैसा पाकिस्तान आए। उस हवाले से कुछ तरजीहात तय हो रही हैं, ऑन करीब उसमें आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। लास्ट जी, क्योंकि आगे मैडम ये बताइएगा कि आज आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने सेकंड लास्ट ये बताने में चलें थर्ड लास्ट वज़ीर आज़म ने आज वाज़ेह किया है कि वफाकी काबीना में ये जो रद्द-ओ-बदल था ये आखिरी था या इसके बाद भी मुतवक्के है। और दूसरा ये कि आपने मीडिया के हवाले से जो असाइनमेंट आपको मिली है, यकीनन हुकूमत की अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री को इस वक्त जिस बहरान का सामने आपने देखा कि चैनल्स बंदिश का शिकार हो रहे हैं, अखबारात पे बुरा वक्त है और इसके साथ न्यूज़ एजेंसियों पे भी मसाइल हैं। इस हवाले से जो मीडिया इंडस्ट्री और बिलखुसूस वर्किंग जर्नलिस्ट के मसाइल हैं, उसके हल के लिए आपकी क्या हुकूमतें होंगी? देखिए, इसमें कल सारा दिन मैंने लाहौर में गुजारा है, आपके स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की है। आपका DGPR उसके अंदर जो बैकलॉग्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैकलॉग है, जो आपके मीडिया मालकान के साथ आपके इश्यूज़ हैं, जो आपके वेज अवार्ड के चैलेंजेस हैं, हमने ये फ़ैसला किया है और अनकरीब आपका इंटरम वेज अवार्ड हम अनाउंस करने जा रहे हैं, जिससे जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही पैरेलल हम परमानेंट वेज अवार्ड जो आपको उससे बेहतर इंसेंटिव ला के अनाउंस कर दिया जाएगा। कंसल्टेशन शुरू कर रही हूँ, जो आपकी डिफरेंट सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको ऑन बोर्ड ले रही हूँ। सबसे बेहतर स्ट्रेटजी आपकी कंसल्टेशन है, डायलॉग है और फिर कंसेंसस है। कन्फ्रंटेशन या तसादम किसी मसले का हल नहीं है और तसादम से सूरत हाल और मामलात ख़राब होते हैं, कभी बेहतर नहीं हुए। और जो मीडिया के अंदर और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर तसादम की सूरत हाल चल रही थी, हमने उसको पार्टनरशिप में तब्दील करना है। आप हमारे बहुत इम्पोर्टेंट की पार्टनर हो और आपको रिलीफ देना इस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। एक वन ऑफ दी इनका जो प्राइम इनिशिएटिव है इस मिनिस्ट्री का, वो आपको कैसे रिलीफ देना है और आपके साथ मिल के आप हमारा टूल हो जिसके ज़रिए आवाम को रिलीफ मिलता है। तो इसलिए रेस्ट श्योर के कुछ मैकेनिज़्म हम प्लान कर रहे हैं और जल्द आपको उस हवाले से ऑन बोर्ड लेंगे।
आपकी तकलीफ़ का एहसास है, लेकिन आपको इस मुआशी बहरान में जो सिचुएशन का सामना पूरे पाकिस्तान को है, आप भी उसमें थोड़ा सा लोड आपने हमारे साथ शेयर करना है। जी आखिरी देखिए, जब आप मसनूई कैपिंग करेंगे और आप आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को रोकेंगे तो अल्टीमेटली वो आपका कीमत आपने अदा करनी है। ओपन मार्केट की जो कीमत अदा हो रही है, आपने देख लिया कि डॉलर को जिस तरह से जानबूझ के मिफ्ता इस्माइल का इंटरव्यू पढ़ लें, जिसने कन्फेशन किया कि इसहाक डार ने ये मसनूई कैपिंग की, और जब आप स्पंज को दबाए रखते हैं और हाथ उठाते हैं तो फिर वो जाके छत को लगता है। तो ये मसनूई तौर पे जो दबाया हुआ प्रेशर के साथ डॉलर को उस प्राइस को कंट्रोल किया गया था, जो ही वो हाथ पीछे हटा तो वो जाके छत को हिट किया। हमारी कोशिश है कि वो सस्टेन करे। ये मसनूई इनिशिएटिव जो है उससे चीज़ें सस्टेन नहीं करेंगी, वो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म की बजाय नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसकी तरफ ये बढ़े, और उसमें स्टेट बैंक को बहुत अहम किरदार अदा करना है, और रेस्ट श्योर कि वो होगा और कोई कार्टेल उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा इंशाल्लाह।